डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ये बीकॉम पार्ट सेकंड ABST फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स की क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा। देखिए, मैंने जो PDF इसमें भेजी है आप लोगों को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की लगभग पूरी इसमें नॉलेज है। यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सारी जो भी इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक तो सबसे पहले मान लो, कुछ ये मान के चल रहा हूँ, ये चैप्टर आप लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद इस चैप्टर की जो भी समरी है वो मैंने इस चैप्टर में दी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और इसको इस तरह से सिस्टमेटिक मैंने इसका चार्ट बनाया है। आपको ये चार्ट कहीं भी नहीं मिलेगा। आप इसका प्रिंट आउट ले लें और इसको समझने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट जो ब्रैकेट में बोल्ड में लिखा हुआ है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चाहे अभी यदि आपने चैप्टर ढंग से नहीं किया है तो अभी चाहे इसको नहीं समझें, बाद में समझ लें, लेकिन एक एक वर्ड इसका इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। देखिए, ये आपको पता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए दो कंडीशन होना इम्पोर्टेंट है। एक तो वो हाउस जिसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो उसका असेसी का यानी करदाता का खुद का होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरा, जो हाउस है वो कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। टेम्परेरी या कोई झान झोपड़ वाले हाउस को हम हाउस नहीं मानते हैं। इसमें जो कंस्ट्रक्टेड हाउस है उसी हाउस को हाउस मानेंगे। एक बड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि देखिए, ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो बेस है वो इसका मकान का किराया नहीं है, उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू है, वार्षिक किराया योग्य मूल्य। यानी उस हाउस को यदि किराए पर दिया जाता है तो उसकी क्या एनुअल रेंटल वैल्यू होती है, वो इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेस होता है। मकान किराए पर ही दें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, इसलिए एनुअल वैल्यू को इसमें बेस माना गया है। अब देखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट देखे। देखिए, हाउस तो हम तीन तरह के हाउस मान के चलते हैं। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जिसमें असेसी खुद रहता है। दूसरा लेट आउट हाउस जिसको हमने किराया, लेट आउट का मतलब जिसको किराए पर दिया हुआ है हाउस। और तीसरी कंडीशन ये है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ पीरियड है तो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, लेकिन कुछ समय के लिए उस हाउस को उसने किराए पर दे दिया तो उसको भी हम लेट आउट हाउस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट मैंने जो टेबल दी है इसमें लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ पीरियड दोनों के लिए सेम कंडीशन लागू होती है। इसलिए फर्स्ट जो पार्ट है इस नोट्स का वो इस हाउस से रिलेटेड है। और यदि केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसको कभी भी किराए पर नहीं दिया, कभी का मतलब जो भी प्रीवियस ईयर हम चल रहे हैं उस पीरियड में किसी भी अवधि में 1 महीने 2 महीने में किसी के लिए भी किराया नहीं दिया, पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसमें ये नीचे वाली कंडीशंस आपको सेकंड पार्ट की लागू होंगी। ये नीचे वाली, ठीक है, दिख रहा होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस थ्रू आउट द करंट ये है। लेकिन हम पहले इसको ले रहे हैं कि लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट पीरियड, यानी किराए पर दिया गया मकान या खुद के रहने का मकान लेकिन कुछ समय के लिए उसको किराए पर दिया है, तो ये कंडीशन हम इसमें लागू करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि हाउस का वैल्यूएशन जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेते हैं उसकी एनुअल वैल्यू की बेसिस पर लेते हैं, न कि एक्चुअल रेंट की बेसिस पर। ठीक है, एक्चुअल रेंट भी हो सकता है लेकिन बेस हम क्या माने, ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी हो सकता है, तो उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू मतलब किसी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानने के लिए बेस क्या है, बेस क्या हुआ इसका यह है एनुअल वैल्यू, एनुअल रेंटल वैल्यू। ठीक है, देखिए म्यूनिसिपल वैल्यूशन नहीं,
मैं अब इसको हिंदी में नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें टेक्निकल इंग्लिश में ही आपको लिखनी पड़ेंगी। इंग्लिश में म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा फर्स्ट और सेकंड में, जो ब्रैकेट में लिखा ओनरशिप पीरियड, ये सब कई जगह लिखता है मैंने, ये बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सारे वरना कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो म्यूनिसिपल वैल्यूशन और फेयर रेंट, ए और बी जो भी दोनों में ज़्यादा हो सी कैटेगरी में उसको लिख देंगे विच एवर इज मोर। ए या बी में से जो भी ज़्यादा हो यहाँ हम लिख देंगे, उसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। देखिए फिर क्या है, तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ये होता है कि यदि जो मकान है वो ऐसे एरिया में है जहाँ की रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, ठीक है, रेंट कंट्रोल एक्ट जहाँ लागू होता है उस एरिया में मकान है, तो उस रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत स्टैंडर्ड रेंट क्या बनता है वो इस कैटेगरी में यहाँ आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और ए और बी में से जो ज़्यादा होगा उसको हमने क्या किया, सी में लिख दिया। अब करेंगे सी और डी, यानी जो ए और बी में से जो दो ग्रेटर है वो उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको कहेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट, डी कैटेगरी में लेंगे, ई कैटेगरी में लेंगे उसको एक्सपेक्टेड रेंट। इसमें लिख दिया मैंने विच एवर इज लेस फ्रॉम सी और डी, सी और डी में से जो भी ज़्यादा जो भी कम होगा उसको हम यहाँ लेंगे, ये एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। अब एक और कैटेगरी आती है रेंट रिसीवेबल, यानी जो मकान किराए पर दिया हुआ है वहाँ से क्या किराया मिल रहा है, यदि किराए पर दिया है तो उसमें कितना किराया आ रहा है वो इस कैटेगरी में लेंगे यहाँ पर। देखिए फिर उसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया फॉर ओनरशिप पीरियड बट एक्सक्लूडिंग फॉर लेट, ये बाद में अपन डिस्कस कर लेंगे, एक बार तो अपन यहाँ यही चीज़ देते हैं। और रेंट रिसीवेबल में बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, हालांकि मैं मान के चलता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को पढ़ लिया है, लेकिन बस यहाँ एक जगह एग्जाही मैंने कर दिया है सब चीज़ों को। अनरियलाइज रेंट, यानी जो हमने किराए पर मकान दे रखा है लेकिन किराएदार ने हमको किराया नहीं दिया, वो अनरियलाइज रेंट है, उसमें करंट ईयर से रिलेटेड यदि कोई किराया नहीं मिला है तो वो इसमें से रेंट रिसीवेबल में से उसको लेस कर देंगे। दूसरा कंपोजिट रेंट, यानी कई बार क्या होता है कि हम मकान के साथ बिजली पानी का खर्चा भी उसके में इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो यदि इसमें इंक्लूड है तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे, यानी लेस कंपोजिट रेंट वैल्यू ऑफ फैसिलिटी लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड बाय लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, यदि कोई मकान मालिक यदि उसको बिजली की और पानी की सुविधा देता है वो यदि इस रेंट में इंक्लूड है तो वो इसमें से लेस कर देंगे कंपोजिट रेट के रूप में। इसे ऐड करेंगे लाइबिलिटी ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय द टेनेंट, टेनेंट ने यदि किसी लाइबिलिटी का पेमेंट किया है तो वो इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मकान की किस्त का मान लो पेमेंट टेनेंट कर रहा है, क्योंकि किस्त का पेमेंट कर देगा तो किराया कम लेगा तो किराया कम लेगा तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तीसरा है इसमें कुछ लाइबिलिटी ऑफ टेनेंट पेड बाय द लैंडलॉर्ड, यदि टेनेंट की लाइबिलिटी यदि पेमेंट लाइबिलिटी ऑफ टेनेंट पेड बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यदि किसी टेनेंट की लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि वो रेंट ज़्यादा है, जो ज़्यादा है तो उसमें से लेस कर देंगे। किसी भी यानी जो किराएदार है उसकी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट यदि लैंडलॉर्ड कर रहा है तो वो उसमें से लेस कर देंगे, और इस सब को एडजस्टमेंट करने के बाद उसको कहेंगे रेंट रिसीवेबल, ठीक है। तो इस रेंट रिसीवेबल को यानी ई कैटेगरी एफ कैटेगरी में जो हमने रेंट रिसीवेबल लिखा उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, एक्सपेक्टेड रेंट थे, है ना, एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल, इन दोनों में भी जो ज़्यादा होगा विच एवर इज मोर फ्रॉम ई और एफ, है ना, ई और एफ में जो भी ज़्यादा होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। और इस तरह से ये जो वैल्यू आएगी इसमें से एक चीज़ और लेस करेंगे, क्या है, रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, यानी मकान यदि किराए खाली रहा कुछ पीरियड के लिए, या उसके पीछे रीज़न दो होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि ये टेनेंट नहीं मिले, यानी लैंडलॉर्ड तो मकान किराए पर देने के लिए तैयार था लेकिन किराएदार नहीं मिला, 1 महीना 2 महीना 4 महीना जो भी जितनी पीरियड के लिए भी। लेकिन यदि मान लीजिए कोई लैंडलॉर्ड खुद अपनी इच्छा से मकान को खाली रखता है, घर में कोई शादी है उस वजह से, या कोई घर की कोई रिपेयरिंग हो रही है उस वजह से, तो उसको हमको लेस नहीं करना, केवल ये तभी हम वैकेंसी पीरियड का रेंट लेस करेंगे जबकि मकान मालिक किराए पर देने के लिए तैयार था
लेकिन टेनेंट नहीं मिल रहा, किराएदार नहीं मिल रहा, तो उस केस में यदि मकान खाली रहता है तो उस पीरियड का रेंट इसमें से लेस कर देंगे। और इस तरह से जो वैल्यू लेस करने के बाद आएगी उसको कहेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू, GAV। ये जो मैंने शॉर्ट में सबकी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखी हुई है ब्रैकेट में, तो वो भी ध्यान रखें, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा चीज़ याद रहे, तो अपन शॉर्ट फॉर्म में भी कभी यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। और अब जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, यानी नगर पालिका कर को। देखिए नगर पालिका कर के लिए एक है नगर पालिका कर, म्यूनिसिपलिटी टैक्स, इसको हम शॉर्ट में MT कहेंगे, है ना। पेड बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने जो पेमेंट किया है, और वो भी करंट ईयर में, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो या किसी और ईयर पिछले सालों से भी रिलेटेड है, यदि करंट ईयर में पेमेंट किया है तो उसकी रिबेट देंगे। वो भी कौन पेमेंट करेगा, लैंडलॉर्ड। यदि टेनेंट म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट करता है तो ये इसमें से डिडक्ट नहीं होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से वही म्यूनिसिपल टैक्स लेस होगा, MT लेस होगा, जो कि लैंडलॉर्ड ने खुद ने बियर किया है और करंट ईयर में पेमेंट किया, उसी को हम लेस करेंगे। और इस तरह से GAV में से हम जब MT लेस कर देंगे तो कहलाएगा NAV, नेट एनुअल वैल्यू। तो ये एक तरह से टैक्सेबल अमाउंट, मतलब ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी। अब इसमें से हम सेक्शन 24 की रिबेट देंगे। सेक्शन 24 जैसे मैंने बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी में सेक्शन 16 की रिबेट होती है, और इसमें जो है जो रिबेट होती है वो सेक्शन 24 की रिबेट कहलाती है। इसमें दो रिबेट देती हैं, इस तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की दर से, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन 30% की का डिडक्शन दे देंगे, तो उसकी जो भी इसकी जो लेस मतलब नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है। ये कहलाता है सेक्शन 24A। और दूसरा होता है सेक्शन 24B। इसमें उस हाउस को बनाने के लिए, उस हाउस को खरीदने के लिए यदि आपने कोई लोन लिया है और उस लोन का रिपेमेंट करते समय इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो देखिए इसमें वर्ड है एक्रू ड्यूरिंग द ईयर। इसमें पेमेंट होना जरूरी नहीं है, MT में तो लिखा है पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, इसमें मैंने पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। देखिए आप पेड ड्यूरिंग द ईयर, और इसमें क्या एक्रू, इसमें वर्ड है एक्रू, यानी यदि इंटरेस्ट यदि ड्यू होगा, यदि पेमेंट नहीं किया तो भी आपको रिबेट मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन और बाइंग द हाउस, और उसके ऊपर जितना भी हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उस इंटरेस्ट की रिबेट यहाँ मिलेगी। एक और चीज़ है इंक्लूडिंग कैपिटल इंटरेस्ट। देखिए कैपिटल इंटरेस्ट वैसे आपने पढ़ ही लिया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ कि देखिए कई बार क्या होता है, हाउस बनाते हैं हम 1 साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, है ना। तो उस पीरियड में जो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है कहलाता है, वो कहलाता है प्री EMI इंटरेस्ट, प्री EMI इंटरेस्ट, यानी जो एनुअल जो मंथली किस्त होती है उससे पहले यदि कोई आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है तो उसका ये रूल है कि वो अगले 5 साल में आपको रिबेट, मान लीजिए सपोज प्री EMI इंटरेस्ट आपने 20,000 रुपये का पेमेंट किया, तो 5 साल 5 से डिवाइड कीजिए, हर साल 4-4 हज़ार रुपये की आपको एडिशनल रिबेट मिल जाएगी। जो मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है किस्त के साथ जो इंटरेस्ट जा रहे हैं उसमें ये अमाउंट भी जुड़ जाएगा और छूट आपको मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके यहाँ छूट मिलेगी। इस तरह से टोटल डिडक्शन A और B दोनों का डिडक्शन जो बनेगा A और B का, वो हम नेट एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे, ये नेट एनुअल वैल्यू में से लेस कर देंगे, और ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। NAV माइनस टोटल डिडक्शन। मैंने कोशिश की है सारी सब चीज़ें एक ही में इंक्लूड करने की। अब मैं बता देता हूँ इसमें कि भाई यदि हाउस लेट आउट भी नहीं है, पार्ट ऑफ पीरियड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पार्ट ऑफ पीरियड के लिए भी लेट आउट नहीं है, यानी कंप्लीटली पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा, स्वयं के रहने में काम लिया, उसने किसी को किराए पर नहीं दिया, उस स्थिति में हम उसकी एनुअल वैल्यू क्या मानते हैं, ज़्यादा जीरो नील, उसकी एनुअल वैल्यू नील होगी, बिल्कुल नील होगी। ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने नील। अब आती है इसमें बात कि सेक्शन 24 की रिबेट की बात आती है। तो देखिए इसमें जो सेक्शन 24 की रिबेट है 24A इसमें नहीं मिलता, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई छूट नहीं मिलेगी, छूट मिलेगी केवल सेक्शन 24B की, है ना। सेक्शन 24B में क्या है, जो उस हाउस को बनाने के लिए यदि अपन ने लोन लिया है ना,
है ना, या बनाने के लिए या खरीदने के लिए लोन लिया है, उस पर यदि इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिबेट का प्रावधान है। जैसे उसमें भी सेम है, मतलब लेट आउट हाउस के लिए भी, और यहाँ भी सेम ही है। लेकिन देखिए यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है गवर्नमेंट ने, यानी इनकम टैक्स एक्ट में क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया है। यदि वो लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का लिया हुआ है, यानी वो लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का यदि लोन है, तो उसमें इंटरेस्ट की रिबेट मैक्सिमम है 30,000, इससे ज़्यादा का आपको रिबेट नहीं मिलेगी, इसमें लिखा। लेकिन यदि उसके बाद का है, यानी 1 अप्रैल 1999 के बाद का लोन है लिया है, तो फिर आपको 2 लाख रुपए तक की रिबेट इसमें मिल सकती है। यानी इंटरेस्ट के अगेंस्ट जितना इंटरेस्ट का पेमेंट करो, यदि 2 लाख रुपए तक का, तो 2 लाख रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए बता दूं मैं आपको, ये जो 30,000 की रिबेट थी 1 अप्रैल 1999 से पहले, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, किसी भी तरह का इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तो कोई तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, है ना। चाहे वो रिपेयर के लिए हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, या खरीदने के लिए लिया हो, किसी भी पर्पज़ से हो, तो उसमें आपको छूट दी थी 30,000 रुपये तक की। लेकिन यदि 2 लाख की रिबेट लेना चाहते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस है, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक दिस डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली न्यू, नए हाउस बनाने के लिए, नए हाउस खरीदने के लिए, नया हाउस बनाने के लिए जो आप पेमेंट करोगे, लोन लोगे, उसी पर इंटरेस्ट की रिबेट मिलेगी 2 लाख रुपए की। यदि मान लीजिए रिपेयर के लिए लोन लिया है, या एक्सटेंशन के लिए लोन लिया है, नीचे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाने के लिए लोन लिया है, तो फिर वो लिमिट 2 लाख की नहीं 30,000 की ही रह जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट की रिबेट तो मिल जाएगी आपको, लेकिन वो 2 लाख की नहीं मिलेगी, वो केवल 30,000 की ही मिलेगी। तो नया हाउस खरीदने या नया हाउस बनाने के लिए ही 2 लाख की कंडीशन है। दूसरी बात, एक और कंडीशन आगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, यानी जो जिस फाइनेंस ईयर में हमने लोन लिया है, उस फाइनेंस ईयर के अगले 5 साल में वो हाउस बन के तैयार हो जाना चाहिए। देखिए 2017-18 जो ईयर था, उसमें 3 साल का ही प्रावधान था। 2017-18 है ना, असेसमेंट ईयर 2017-18 है ना, असेसमेंट ईयर 2017-18 तक ये 3 साल का ही प्रावधान था। लेकिन अब उसके बाद से हमने इसमें इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, और 3 साल की जगह 5 साल में, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया, सपोज मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 अप्रैल 2016 को लोन लिया, 2 अप्रैल 2016, तो 16-17 तो छोड़ दो, उसके बाद 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, इन 5 साल में भी अकाउंट बना लेता पूरा, तो भी उसको रिबेट पूरी में, मतलब 5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर 3 और 5 ध्यान रखना पड़ेगा आपको। असेसमेंट ईयर 2017-18 तक तो 3 साल का ही प्रावधान था, और उसके बाद ये 5 साल का कर दिया। तो ये 2 कंडीशन, 2 लाख की रिबेट लेने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कंस्ट्रक्शन केवल नया हाउस के लिए ही होना चाहिए, मतलब नया हाउस ही होना चाहिए, उसमें कोई रिपेयर या एक्सटेंशन का रीज़न नहीं होना चाहिए लोन लेने के लिए, नए हाउस खरीदने, नया हाउस बनाने के लिए ही होना चाहिए। और दूसरा है कि वो जिस फाइनेंशियल, ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया था, उसके अगले 3 या 5 जब भी सिचुएशन है, उस पीरियड में हाउस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो आपको 30,000 की रिबेट मिलेगी, 2 लाख की रिबेट नहीं मिलेगी। यदि कोई भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं, तो वो रेस्ट्रिक्शन 2 लाख की जगह 30,000 का ही रह जाएगा। डेट का भी ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का भी ध्यान रखना है ना, और ये भी देखना है कि नया हाउस है। ये सारी कंडीशन रखेंगे तब आपको 30,000 की जगह 2 लाख तक की रिबेट मिल जाएगी। एक मैं थोड़ा सा इस वीडियो के साथ ही बता दूँ, थोड़ा लंबा तो हो रहा है, कि ये ओनरशिप पीरियड क्या है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अपन ने अभी अपने पास 20-21 सस्पेंड की बात कर रहे हैं अपन ना, तो 20 इसके लिए प्रीवियस ईयर 19-20 प्रीवियस ईयर हो गया। तो यदि मान लीजिए 19-20 प्रीवियस ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 हो गया 19-20, और यदि मान लीजिए 1 अप्रैल 2019 की अपने हाउस खरीदा 1 जुलाई 2019 को, तो
अप्रैल, मई और जून 3 महीने तो आपकी ओनरशिप रही थी। तो ओनरशिप कहाँ से स्टार्ट हुई? 1 जुलाई से, 1 जुलाई से 31 मार्च, ये आपका ओनरशिप पीरियड कहलाएगा। तो यानी 3 महीने हट जाएंगे उसमें से, 9 महीने का ही ओनरशिप माना जाए, 9 महीने का ही हम रेंट या फेयर रेट सब 9 महीने का ही निकालेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि मान लीजिए आपने हाउस तो अपने पास पहले से ही था, लेकिन हमने क्या किया कि उसको साहब 30 नवंबर को हाउस को बेच दिया, यानी 30 नवंबर 2019 को अपने हाउस को बेच दिया। तो इसका मतलब नवंबर को बेच दिया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने का रेंट इसमें काउंट नहीं करेंगे। ओनरशिप नवंबर तक की मानी जाएगी, अप्रैल